हेलो एवरीवन, क्या हाल है सब लोगों के? कैसे जा रहे हैं एग्जाम्स? तो वही, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले बता दूं कि जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ इस वीडियो में, ये आपके 27 जनवरी सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है मेंस का, ठीक है, और 29 जनवरी सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस हैं। 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है, वो पहले मिल गए थे तो मैंने पहले करा दिए थे। अब ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने सेंड किए हैं, तो मैं ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और हो सकता है इनमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलो, तो जो लोग एग्जाम दे के आ चुके हैं, भाई वो अपने आंसर चेक कर लेना, ठीक है, कि वो कैसा करके आए हैं, क्या गलती करके आए हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको उससे देखना कि क्या मिस्टेक आपने करी है। और जिनका एग्जाम फर्स्ट को है वो तो जरूर देख लेना इस वीडियो, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सेम है। हर पेपर में केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट ही पूछी जा रही है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, तो डरने की बात नहीं है। खुशी खुशी एग्जाम में जाओ और सारे क्वेश्चंस बना के आओ। चलो, तो बिना देरी करे हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की। चलो जी, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, इससे पहले देखो मैं करा चुका हूँ, पर सबूत भी है और वीडियो पड़ी है, ठीक है, चैनल पे। चलो, पहला क्वेश्चन देखो, ये पूछ रहा है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड होमोलॉग्यू इन द होमोलोगस सीरीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। वही मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एक सीओएच ग्रुप होना चाहिए, और जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की जो सीरीज है उसमें वो सेकंड मेंबर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं तो पहला मेंबर कौन होता है? फॉर्मिक एसिड, है ना, HCOH। ठीक। इसके बाद दूसरा कौन सा होता है आपका? CH3COH, है ना, एसिटिक एसिड। इसको मिथेनोइक एसिड बोलते हैं, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। और वैसे भी जब दो होमोलोगस मेंबर में आपको पूछना देखना हो ना, तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है? CH2 ग्रुप्स का। ठीक है, तो देख लो पहले और दूसरे में यही डिफरेंस होगा आपका। यहाँ कितने एच हैं आपके? 2 एच हैं। दूसरे वाले में 4 एच है ना। यहाँ पे कितने एच हैं? 2। और यहाँ पे देख लो आप, 4 एच हैं, ठीक है। क्लियर है बात? बाकी देख लो, कार्बन का, एक कार्बन का डिफरेंस होगा, तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। देख लो ऑप्शन, CH3CH2COH, नहीं, CH3COH पहला ही ऑप्शन है भाई, ठीक है, पहला ही ऑप्शन। ठीक है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्पीशीज इन विच D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज शोन। मैंने पहले ही बताया था, कोऑर्डिनेशन अच्छे से रिवाइज करना, हर पेपर में कोऑर्डिनेशन के अच्छे खासे सवाल। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्पीशीज इन विच D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज शोन बाय द सेंट्रल एटम। तो पहली बात तो ये जान लो कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कम से कम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में मिलेगी आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 6। ठीक है, 6 में दो केस बनते हैं आपके, sp3d2 और D2sp3। ठीक। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही देखते काट दोगे, एलिमिनेट कर देना। 5 है यहाँ पे, है ना, BrF5। ठीक है, तो ये तो 5 ही है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन साइट ही पूरी नहीं है। चलो जी, SF6 ऑक्टाहेड्रल होता है, लेकिन ये sp3d2 होता है। आप सही है, sp3d2, इसको आपने पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना, सल्फर हेक्साक्लोराइड। अब आ जाओ नीचे वाले पे, डी ऑप्शन पे आओ, PtCl4, ये भी ऐसे ही कट जाएगा भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर ही 6 नहीं है, ठीक है। ये भी आपका आंसर नहीं है, ठीक है, sp3d2, वो D2sp3 पूछ रहा है, तो आंसर है आपका C, D2sp3। अब यहाँ पे देखो, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा हो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अमोनिया इज अ वीक लिगेंड, ठीक है। जब भी मेटल, है ना, स्पेशली कोबाल्ट की बात कर रहा हूँ, अगर कोबाल्ट +3 में है और लिगेंड क्या है आपका? अमोनिया है, ठीक है, तो आप इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह देखेंगे, मतलब ये पेयरिंग करा देगा। तो देख लो यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, क्योंकि अमोनिया क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, 0 × 6 0 आएगा, ठीक है। तो कोबाल्ट +3 में, कोबाल्ट +3 बोले तो D6 सिस्टम हो जाएगा भाई, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। कोबाल्ट 2 + D7 होता है, 3D7, ठीक है। तो D6 को जब आप अरेंज करोगे आप, ठीक है, T2G और EG में, सपोज ये T2G है और आपका ये EG है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अगर आपसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे जाते हैं तो 0 ही होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये CFT बेसिकली क्वेश्चन है, CFT पे, तो वो आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो बेसिकली 5 के 5 ऑर्बिटल एक साथ बना लो और देख लो, अगर अंदर के D ऑर्बिटल यूज हुए होंगे तो आपका क्या हो जाएगा? देखो ऐसे होता है, 1 2 3 4 5, और ये छठा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ये इधर जंप कर जाएगा और ये वाला जो था वो इधर जंप कर जाएगा, ठीक। तो ये दो बॉक्सेस आपके बिल्कुल खाली हो जाएंगे, तो अंदर के D ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, मतलब D2sp3 हाइब्रिडाइज। मतलब इतना याद रखो कि अमोनिया जो है कैसे बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, प्रोडक्ट्स फॉर द बिलो रिएक्शन आर। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्या दे रखा है आपको? ये ईथर दे रखा है ना, ईथर दे रखा है। अब आपको पता है इसमें क्या होता है,
ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है ये अटैक करेगा आपके इस पे, एच पे, ठीक है, और आई को यहाँ से लीव करा देगा। ठीक, तो हम बना के देखते हैं। पहले यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा आपका, है ना, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी यहाँ, ओ एच, ठीक है, और ये बनेगा आपका सी एच थ्री, CH3 और CH3, ठीक है। और भाई ऑक्सीजन ने बना लिए हैं 3 बॉन्ड, इसका आएगा प्लस चार्ज। बात आ गई समझ में? अब देखो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल है, तो हम लोग बॉन्ड तोड़ेंगे इसके बराबर वाले। अब 2 बॉन्ड पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लो, ठीक है, या ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लो। हमें देखना है ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कहाँ से मिलेगा, या ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ से मिलेगा। देखो अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, ठीक, तो प्लस चार्ज आएगा यहाँ पे। वो कैसा होगा, 2 डिग्री होगा आपका, ठीक है, ध्यान समझना। प्लस चार्ज यहाँ आएगा, कैसे नहीं ब्रेक करना, एक सेकेंड, दोबारा आते हैं इस पे। अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करता हूँ ऐसे, ठीक है, मतलब यहाँ से आपका ये निकल जाएगा, टर्शरी अल्कोहल निकल जाएगा, ठीक है, तो प्लस चार्ज आएगा यहाँ पे इस कार्बन पे। तो ये सेकेंडरी है, यहाँ पे 2 अल्फा यहाँ मिलेंगे आपको और 2 अल्फा यहाँ मिलेंगे, 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मिलेंगे आपको। ठीक है भाई, बात आ गई समझ में? क्लियर है सबको? और अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करता हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, तो प्लस चार्ज आएगा भाई इस कार्बन पे। और ये देखो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, 3 3 6 और 3 9, 9 अल्फा बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है हमें, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग टर्शरी कार्बोकेटाइन अलग कराते हैं। ठीक है, बात आई सबको समझ में? देखो मैं जरा आपको दोनों कंडीशन मैंने बता दी। मैकेनिज्म से चलना है हमेशा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा किससे चलना है, मैकेनिज्म से चलना है। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, मैं दोबारा ही बना लेता हूँ पूरी, ठीक है, गिच पिच हो गई, समझ नहीं आएगा आपको नहीं तो फिर। तो वही इसका बनेगा आपका इंटरमीडिएट ऐसे ओ एच प्लस चार्ज सी, और भी आपका 3 मिथाइल ग्रुप थे हमारे पास, ठीक है। हमने बॉन्ड ब्रेक किया है ये वाला, यानी कि साइक्लोहेक्सेनॉल को हमने लीव करा दिया, ठीक है। अब ये तो ऑक्सीजन आपका न्यूट्रल हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने रख लिए। एक तो प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोहेक्सेनॉल प्लस आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इस पे सी एच थ्री था और एक और बना दो CH3। अब जो आपका I माइनस यहाँ निकला था देखो पहले स्टेप में, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ठीक है, आपके कार्बोकेटाइन पे, और आपको CH3 टर्शरी अल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि आपको मिल जाएगा I CH3 CH3 और एक प्रोडक्ट मिला साइक्लोहेक्सेनॉल। आपके 2 प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट देख लो कहाँ पे हैं ये दोनों, साइक्लोहेक्सेनॉल और CH3 होल थ्राइस, पहला ही ऑप्शन है ना, ठीक है, पहला ही ऑप्शन है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। देखो बाकी के ऑप्शंस आप चेक कर लो, ठीक है। पहले बी ऑप्शन में आपका साइक्लो हेक्साइल आयोडाइड बना रखा है, वो नहीं बनेगा, ठीक है, मतलब बेसिकली इन्होंने वो वाला बॉन्ड और दोनों जगह आयोडीन लगा दिया, ठीक है, तो वैसे ही नहीं बनेगा। तीसरा सी ऑप्शन में जो है आपका साइक्लो हेक्साइल आयोडाइड और टर्शरी अल्कोहल बनाया, मतलब उन्होंने वो पहला वाला लिया जो हमने पहले ब्रेक करके दिखाया, ठीक। समझ आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं जेई से, बट बहुत आसान पूछे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द क्वांटिटी विच चेंजेस विद टेम्परेचर, ये जमाने पुराना क्वेश्चन है, AI ट्रिपल जब होता था ना वो पूछते थे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। द क्वांटिटी विच चेंजेस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कौन चेंज होगा, जिसमें वॉल्यूम आ रही होगी जिस फॉर्म में, ठीक है, सिंपल सा याद रखना, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, ठीक है। तो जिस भी टर्म में वॉल्यूम आ रही होगी वो चेंज होगा। अब देखो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, है ना, मोल्स ऑफ द स्पीशीज अपॉन टोटल मोल्स। तो यहाँ पे मास वेट है सारा, तो ये नहीं हो सकता, मास परसेंटेज नहीं होता, मास की बात कर रहा है, मास परसेंटेज हो गया है तो, ठीक है। मोलैरिटी, मोलैरिटी आपका आंसर होगा, क्यों? क्योंकि मोलैरिटी का जब तुम फॉर्मूला देखते हो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम आ गया। अब आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगी आपकी, ठीक है, तो मोलैरिटी चेंज होगी। लास्ट ऑप्शन है मोलैलिटी, मोलैलिटी भी नहीं होता, क्योंकि मोलैलिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट चेंज नहीं होता टेम्परेचर से, ठीक है। तो ये पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी इस ऑप्शन में, इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक।
नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्रोटीन कैन नॉट बी डीनेचर्ड व्हेन हीटेड? तो ये याद रख लो भाई, प्राइमरी प्रोटीन होते हैं, ठीक है, मतलब प्राइमरी वाला जो होगा। क्लियर है? ये तो बिल्कुल ऐसा है कि सेकंड्स में हो जाएगा क्वेश्चन। इन विच ऑफ द ऑप्शंस ऑल द एलिमेंट्स हैव D10 कॉन्फ़िगरेशन इन देयर ग्राउंड स्टेट? देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन आती होंगी तो आप बता सकते हैं। D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले आपके, एक तो जिंक होता है, अगर 3D की बात करूं मैं, है ना, 3D 4D 5D में, एक तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, है ना, ये होते हैं। और कॉपर भी आपका क्या होता है, 3D10 4s1, है ना, तो कॉपर भी होता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये भी होते हैं आपके। ठीक, अब चेक कर लो इनमें कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ठीक है। इंडिया ग्राउंड स्टेट की बात पूछ रहा था वो आपसे, ठीक है। तो देखो जरा, जिंक, कैडमियम, अच्छा पहले में निकल आ गया, देखो जरा, ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता, 3D8, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन देखो, कॉपर है इसमें, हमारे पास कॉपर भी है, जिंक है, कैडमियम है, सिल्वर है, भाई यही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। देख रहे हो कितना क्या लेवल है। थर्ड ऑप्शन देख लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, आप देख के काट दोगे, आयरन, जिंक, ठीक है ना, इनमें से कुछ नहीं होगा, तो चौथे में भी तो पहले एलिमिनेट कर दिया करो जो हो नहीं सकता, ठीक है, जो ऑप्शन हो ही नहीं सकता ये चेक, ये रख लेना याद, ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी आपके, ये तो 3D10 4D10 5D10 होंगे, और यहाँ पे आपका ये सेक्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, आपको याद होगा, है ना, 3D10 4s1, ठीक, हाफ फील्ड और फुल फील्ड की वजह से। चलो जी, ये थे 27 वाले आपके सेकंड शिफ्ट के। अब आते हैं 29 जनवरी शिफ्ट सेकंड वाले। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग गिवन आयन इज? देखो, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज करने पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा हो, ठीक है। जो मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन लूज करने पे स्टेबल, ये तो ऑलरेडी 4f0 है, तो ये हो नहीं सकता आपका, ठीक है ना, सीरियम 4 प्लस। ल्यूटेशियम 3 प्लस, ये 4f14 होता है भाई, ठीक है, तो ये और लूज नहीं करेगा, ठीक है, ऑलरेडी 4f14 है, ऑलरेडी स्टेबल है, तो ये नहीं करेगा लूज, ठीक है। अब आते हैं गैडोलिनियम 2 प्लस। गैडोलिनियम 2 प्लस जो है ना आपका, वो आपका इलेक्ट्रॉन लूज करने पे बनेगा गैडोलिनियम 3 प्लस, ठीक है। और गैडोलिनियम 3 प्लस बच्चों, ये होता है 4f7 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, ये क्या होता है, 4f7 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। हाँ, इसमें याद रखना आपका, ये स्टेबल बनेगा आपका, तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या अचीव कर रहा है, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है, तो ही यही आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा इनमें, क्योंकि देखो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा खुद क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज, दूसरे को क्या कराएगा, रिड्यूस, तो वो यही पूछ रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो गैडोनियम 2 प्लस आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो चाहे, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप OH है, तो काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से OH होगा, तो 1, और फिर उस तरफ चलेंगे जिधर डबल बॉन्ड पास करें, 2, ठीक है। तो 2 पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, और है क्या, ये साइक्लो है ना, साइक्लो आएगा सबसे पहले प्रीफिक्स, ठीक है। कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है, तो हेक्स। 2 पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, 2 इन। और 1 पे क्या लगा है, और लगा है, और इन का EN ही नहीं लिखा मैंने, क्योंकि बाद में आपके वोवल आ रहा है, ठीक है, तो वोवल जब आता है तो ई हट देते हैं, साइक्लो एक्स 2 इन 1 ऑन, बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। एक सेकेंड, चलो, ये हो गया, ऊपर वाला हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो हाईएस्ट देखो, लोवेस्ट तो मेटल्स की होती है, आपको पता है ना, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो उनकी लोवेस्ट होती है, तो इसमें एल्यूमिनियम है, ये तो होगा नहीं आंसर, बाकी सब नॉन मेटल्स हैं आपके, ये मेटलॉइड है, ये दोनों नॉन मेटल्स है, ठीक है। वैसे भी जितना छोटा साइज होता है उतना मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन निकालना, तो ये दोनों सेकंड पीरियड के, नाइट्रोजन भी और कार्बन भी, तो यहाँ पे हो गया आपका ये। अब देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इंक्रीज करती है। पहले आपका क्या आ रहा है, अगर हम चलेंगे, सबसे पहले आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन आ रहा है, तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी इनमें, ठीक है। वैसे भी नाइट्रोजन जो है ना, हाफ फिल्ड होता है, 2s2 2p3, ठीक है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इनफैक्ट इसके बाद ऑक्सीजन आएगा, लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन की होती है, इसी वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन है 2p4, ये है 2p3, तो ऑक्सीजन आराम से इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत आराम से तो नहीं है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके कंपैरेटिवली इजीली दे देगा इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ नाइट्रोजन की हाईएस्ट हो जाएगी आपकी। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, समझ आ गया सबको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल के लिए मैंने एक कंडीशन बनाई थी कि आप एल्कीन को देखना, अगर एक कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, जैसे ए बी है ना, तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है इस केस में। लेकिन अगर एक कार्बन से दोनों सेम हो गए, सपोज करो यहाँ ए हो गया और यहाँ चाहे ए बी कर दो आप, तो ये नहीं दिखाएगा। एक कार्बन से दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं दिखाएगा। अब चेक कर लो यहाँ पे कि कहाँ कंडीशन फुलफिल हो रही है ये वाली। ठीक है, तो देखो जरा पहला कंपाउंड देखो, इसमें इन दोनों का, इस कार्बन को देखो और इस कार्बन को देखो। इस कार्बन के साथ ये वाला जिसमें मैं सी बना रहा हूँ, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये नहीं दिखा सकते। ठीक है, दो हाइड्रोजन जुड़े हैं उस कार्बन के साथ। अब बी ऑप्शन देख लो, इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है ना, हमें एल्कीन वाले कार्बन देखने, डबली बॉन्डेड वाले। ठीक है? इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये भी नहीं दिखाई। तो ए और बी तो ऐसे ही कितने। अब आते हैं सी और डी पे। ठीक है, कंपाउंड सी पे और डी पे आते हैं। कंपाउंड सी को देखो जरा ध्यान से, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक ब्रोमीन अटैच्ड है। ठीक है, तो एक कंडीशन ये वाली फुलफिल हो गई। अब आगे चलते हैं। अब इस वाले कार्बन को देखते हैं, इस वाले को। ठीक है, इस कार्बन के साथ इधर चलोगे तो CH2 है, इसके साथ इधर चलोगे तो CH2 है, इसके आगे चलोगे तो CH2 है, इसके आगे चलोगे तो CH2 है। ठीक है, इसके आगे चलोगे तो CH और Br है, और इसके आगे चलोगे तो CH और Br है। तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, समझ आ गई बात। कहाँ तक देखना है आपको, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तक देखना है। ठीक है, जैसे ही डिफरेंस आएगा तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। ये भी आपका क्या है, सेम ग्रुप लगा है, मतलब बेसिकली CH2 CH Br लगा है, यहाँ भी CH2 CH Br लगा है, तो ये भी नहीं दिखाएगा। तो आंसर होगा ये। देख लो क्यों हो रहा है। इस कार्बन के साथ देखो एक H और एक Br है। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इस कार्बन को देखते हैं। इस कार्बन से जब तुम इधर चलोगे तो CH2 मिलेगा, इधर चलोगे CH2 मिलेगा। ठीक है, अभी कोई डिफरेंस नहीं आया। इधर चलोगे तो CH2 मिलेगा, इधर चलोगे तो CH Br मिल गया। समझ आ रही है बात। ये बिल्कुल ऐसे है कि ये वाला कार्बन था, इससे एक हाइड्रोजन था, एक Br था, और इस पे आपका क्या था, CH2। ठीक है, फिर CH2, और इधर क्या था आपका CH2, और फिर उसके बाद आ गया आपके पास CH Br। तो यहाँ डिफरेंस आ गया इसमें और इसमें। ठीक है, तो ये दिखाएगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, पहला एक ढंग का, एक दो क्वेश्चन में से ये था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच रिएजेंट इज यूज टू कन्वर्ट एल्काइल हैलाइड इनटू एल्काइल आइसोसाइनाइड। पहले आइसोसाइनाइड पता होना चाहिए, RNC को बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड, और साइनाइड पूछता तो RCN। ये आइसो होता है, ये नॉर्मल साइनाइड होता है। ठीक है, तो हम क्या कराते हैं, आपने एल्काइलाइड में रिएक्शन पढ़ा होगा, RX प्लस KCN अगर कराओगे तो RCN बनेगा, है ना, ये आयनिक है आप। और अगर RX प्लस AgCN कराओगे तो RNC बनता है, क्योंकि वो कोवलेंट है। तब ये एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। CN जो है आपका दोनों तरफ से जुड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, तो AgCN आपका आंसर होगा। AgCN से करा देंगे तो हमारा एल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाएगी। ठीक है, इजी सवाल था। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिंक कैडमियम एंड मरकरी। ठीक है, अच्छा जी, जिंक कैडमियम और मरकरी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। पहली स्टेटमेंट रीड करते हैं, ऑल आर सॉलिड मेटल्स एट रूम टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो ध्यान रखो कि आपने बचपन से पढ़ा है कि मरकरी तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, सॉलिड नहीं होता मरकरी। दूसरा, दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। नहीं, मरकरी की तो नहीं होती हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो ये भी नहीं होगा। ऑल आर पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल गलत है सब में। जिंक कैडमियम और मरकरी क्या है, D10 कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये। ठीक है, तो ये पेयर्ड मिलेंगे आपको, ये भी D10 है, ये भी D10 है, वो बस 3D10 4D10 5D10 ऐसे ही। तो D10 है, इनमें आपको कॉन्फ़िगरेशन में D10 मिलेगा, और सारे पैरामैग्नेटिक, ओ सॉरी सॉरी, सारे डायमैग्नेटिक होंगे। फोर्थ देखो, जिंक कैडमियम कैन नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल सही बात है, जिंक भी देखोगे तो जिंक +2 में ही दिखेगा आपको, कैडमियम भी +2 में ही दिखेगा। इसके अलावा ये कंपाउंड आपको ZnCl का भी नहीं देखोगे आप बना हुआ, ZnCl2 ही देखोगे हमेशा बना हुआ। ठीक है, ऐसे ही कैडमियम Cl2 देखोगे आप। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जिंक कैडमियम कैन नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +2 ही दिखाते हैं सिर्फ। ठीक है, ये दोनों +2 ही दिखाते हैं। बट Hg कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट।
Hg दिखा देता है। आपने Hg2Cl2 भी देखा होगा और HgCl2 भी देखा होगा। तो यहाँ +2 दिखा रहा है, यहाँ +1 दिखा रहा है ना। प्लस वाले को बोलते हैं मर्क्यूरस और +2 वाले को बोलेंगे मर्क्यूरिक। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम इक लगाते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम अफ लगाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है सबको। तो मरकरी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो आंसर आपका यही वाला होगा, फोर्थ ही होगा। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी उन्होंने, ये की स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट देखो। अरे नहीं, ये तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 12th क्लास में रटवा देते हैं बच्चों को, है ना। फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म रीमल टीमन रिएक्शन है ना, RTR, जिसमें कार्बिन भी होती है बीच में। ठीक है, कार्बिन फॉर्मेशन होता है ना यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो इसमें क्या बनता है आपको याद होगा यार, मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है ना, सैलिसल्डिहाइड बनता है ना, OHCHO। ठीक है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर इसको सैलिसल्डिहाइड बोल देते हैं। तो अगर इसका नाम लिखूं मैं, ये होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मतलब डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछ लिया आपसे, बिल्कुल डायरेक्ट। 2 हाइड्रोक्सी, नहीं ये तो होगा नहीं। टू हाइड्रो, हाँ ये होगा बी ऑप्शन में, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो आसान है। ठीक है, प्लीज वीडियोस को शेयर कर दो। ठीक है, चलो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। देखो क्वेश्चन कराने का मकसद यही है। इससे पहले जब मैंने 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन कराए थे, तो वहां भी डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन था। वहां आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछ लिया नॉन पोलर, जीरो डाइपोल मोमेंट का मतलब नॉन पोलर पूछ लिया आपसे। तो क्वेश्चन मोर और लेस सेम टाइप के ही आ रहे हैं। ठीक है, हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। तो NH3 का तो जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं होता, आपको पता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, ऐसा। वाटर का भी नहीं होता, वाटर बेंट है। ठीक है, तो ये दोनों नहीं होंगे। HF डंबल शेप। ठीक है, हाँ जी ये होगा आपका। नहीं, HF कैसे हो जाएगा, सॉरी। ये डंबल शेप है आपका। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, इसमें डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, ये क्या पूछ रहे हैं, विच वन विच मैनी हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। अच्छा, हमें जीरो डाइपोल मोमेंट वाले बता दें। ओके, अच्छा जी CO2 पे आते हैं। CO2 क्या है आपका, लीनियर है ना, जीरो डाइपोल मोमेंट होता है इसका भी। ठीक है, तो एक ये हो गया। SO2 अगेन बेंट। ठीक है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक लोन पेयर भी होगा इसमें। ठीक है, BF3। ठीक है, तो ये भी आपका पोलर होगा, ये पोलर होगा, पोलर पे मैंने गोला किया है। ठीक है, BF3 ये नॉन पोलर होता है। ठीक है, मतलब जीरो डाइपोल मोमेंट, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, सबको इसका पता है। ठीक है, तो म्यू 0 होता है यहाँ पे भी। अब CH4 ये भी 0 होता है। ठीक है ना, टेट्राहेड्रल, परफेक्ट टेट्राहेड्रल है ये। ठीक है, μ = 0। तो ये भी आपका, तो कितने हो गए, क्रॉस वाले गिन लो, 1 2 3 4 5। आंसर आएगा 5, इंटीजर टाइप क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, तो जीरो डाइपोल मोमेंट वाले और पोलर मॉलिक्यूल्स ये पढ़ के जाना डाइपोल मोमेंट पर। ठीक है, हर पेपर में इसके क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन्होंने। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकंड, इसके पहले वाला कर लिया ना हमने। हम्म कैलकुलेट एक फिजिकल आ गई भाई। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन एट सुकेल। N2 + 3s2 और मोलैरिटी वगैरह सब दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लो इसका। ठीक है, यहाँ पे स्टेट्स भी दे रखी होंगी, बच्चे ने जिसने क्वेश्चन भेजा उसने बताई नहीं। ठीक है, तो KC कैसे निकालेंगे भाई हम, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2। ठीक है, क्योंकि उसकी स्टोइकोमेट्री 2 है, और N2 और H2 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज रख देंगे सारी। देख लो क्या क्या दिए। NH3 कितना दिया, 1.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है आपको। ठीक, एक सेकेंड। और आपको दिया है उसने 2 × 10⁻² हाइड्रोजन दिया है। 2 × 10⁻² मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये नहीं दिया है। 2 × 10⁻⁻, NH3 दिया है इतना, N2 H2, हाँ तो इसकी पावर 3 आएगी ना, H2 है ये। ठीक है, और आपका N2 कितना दिया है, लास्ट में दिया है उसने,
नहीं नहीं, NH3, सॉरी, माय बैड, NH3 ये रख दिया हमने, N2 आपको दिया है ये। ठीक है, तो इस पे क्यूब नहीं आएगा। एक सेकंड, यहाँ क्यूब नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट में 3 × 10⁻⁻², यहाँ पे क्यूब आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, फटाफट से सॉल्व करो और मेरे साथ ही मुझे बता दो आंसर कितना है। तो 15 का स्क्वायर हो गया आपका 225, तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। तो इधर आ जाएगा आपका 2.25 × 10⁻⁻4 ऊपर। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका 2 × 10⁻², और 3 × 10⁻² का क्यूब है, तो 3 का क्यूब हो गया आपका 27। 27 × 2 हो गया आपका 54। ठीक है, ये बाहर निकाल लिया हमने। उसके अलावा 10⁻² था, और 10⁻² का क्यूब, तो 10⁻6 और 10⁻², 10⁻8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻4, नीचे 10⁻4, तो ऊपर जाके 10⁻4 हो जाएगा, राइट। और ये होगा आपका 2.25। ठीक है, डिवाइडेड बाय 54। तो इसको कर लो डिवाइड, 2.25 डिवाइड बाय 54, 0.041। 0.041 × 10⁻⁴। ठीक है, तो इसको आगे ले आओ आप। 41 लिख सकते हैं इसको हम, इंटू, ये हो जाएगा, कितने डिजिट आ गए हैं, 3 डिजिट आ गए हैं, 10। तो ये मतलब 410 हो जाएगा। 10⁻1 बचा था, 410। ठीक है, ये आपका केसी आ जाएगा। देख लेना, वैल्यूज इधर उधर हो सकती हैं, थ्री मतलब ये वाली वैल्यूज, कि 3 था बॉक्स, या 3.25 था, बट तरीका यही है करने का। ठीक है, क्वेश्चन यही था। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं। If standard enthalpy of vaporization of CCl4 is 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है ना। तो आपका जो CCl4 होगा, सपोज करो ये लिक्विड स्टेट में था, तो इसको हम गैसियस स्टेट में लेके आ रहे हैं, वेपराइज करा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच VAP, वो कितनी है, स्टैंडर्ड है। और ठीक है, स्टैंडर्ड है तो नॉट लगा देंगे। 30.5 किलो जूल पर मोल है भाई। तो मतलब एक मोल को वेपराइज कराने में इतनी एनर्जी लग रही है। ये कह रहे हैं फाइंड हीट एब्जॉर्ब फॉर वेपराइजेशन ऑफ 294 ग्राम ऑफ CCl4। तो पहले, सबसे पहले CCl4 का मास निकाल लो आप, कितना होता है। 4 क्लोरीन का कितना हो गया, 35.5 × 4, प्लस एक कार्बन है 12 × 1, तो कितना हो जाएगा, 35×2 = 41, 154 हो जाएगा, है ना। टोटल मास हो जाएगा 154। ठीक है, तो बेसिकली 154 ग्राम को वेपराइज कराने के लिए आपको 30.5 किलो जूल देनी पड़ रही थी। बात आ गई समझ में। तो 1 ग्राम को वेपराइज कराने के लिए कितनी देनी पड़ेगी, 30.5 डिवाइड बाय 154। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे 5 टॉफी 10 रुपए की है, तो 15 टॉफी कितने की होंगी, तो हम एक का निकाल लेंगे रेट, फिर उसको मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, तो 295 ग्राम को कितनी लगेगी, 30.5 अपॉन 154 इंटू 294। तो इसको मल्टीप्लाई करा दो, 30.5 डिवाइड बाय 154 इंटू 294, तो 58.227। ठीक है, तो अगर इंटीजर बेस्ड था तो आप 58 इसमें आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, शायद ऑप्शन बेस्ड होगा ये। 58.227 किलो जूल। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना, इतनी एनर्जी आपको लगेगी 294 ग्राम को वेपराइज कराने में। चलो जी, फाइंड आउट मोलालिटी ऑफ 0.8 मोलर H3SO4 सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.402 ग्राम पर एम। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मोलैलिटी पूछिए आपसे, मोलैरिटी दे रखी है ना, मोलैरिटी दे रखी है। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली 0.8 मोलर का मतलब ये है कि 0.8 मोल पर लीटर। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर, मतलब बेसिकली 0.8 मोल 1 लीटर में रहे होंगे, इसका मतलब ये है ना। और एन की वैल्यू कितनी हो गई, 0.8। अब आपको मोलैलिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए,
और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए आप। ठीक है, वेट ऑफ क्या चाहिए, सॉल्वेंट। ठीक है, केजी में होगा तो हम यहाँ पे इसको केजी में रख देंगे, ग्राम में होगा तो कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है डेंसिटी दे रखी है आपको, है ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लगाएंगे और यहाँ से मास निकाल लेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके। वॉल्यूम हमारे पास है इस सॉल्यूशन की, कितनी है, 1 लीटर। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि 1 लीटर। ठीक, 1 लीटर आपकी हो गई वॉल्यूम। 1 लीटर, इसको ग्राम में कर लो क्योंकि डेंसिटी ना ग्राम पर एमएल में दी है। तो 1 लीटर कितना होता है, 1000 ml होता है भाई। ठीक है, और डेंसिटी दी है 1.02 ग्राम पर एमएल। ठीक है, तो एमएल इनवर्स से एमएल कट जाएगा आपका, ठीक है, ग्राम में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 1.02। ठीक है, 10 इंटू 102 यानी कि 1020 हो जाएगा, 102। ठीक, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ गया कितना, 1020 ग्राम। अब बात यह है कि हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला हमने, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। उसको निकालने के लिए आपको पता है कि सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। और यहाँ पे सॉल्यूट कौन है आपका, 0.8 मोल H2SO4 था। 0.8 मोल H2SO4 का ना वेट निकालना पड़ेगा हमें अब आप। ठीक है ना, तो यहाँ पे सॉल्यूट इक्वल टू हो जाएगा आपका 98 मोल्स का फॉर्मूला आपका क्या होता है, N = W/M। ठीक है, तो W निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा बच्चों N × M। N कितना है, 0.8, और H2SO4 का मास आता है 98। तो 0.8 इंटू 98 मतलब 78.4 ग्राम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो 78.4 ग्राम आया, ये इसमें इंक्लूडेड है 1020 ग्राम में। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट का मास जो होगा आपका वो आएगा 1020 माइनस 78.4। इसमें बस यही ट्रिक थी छोटी सी। ठीक है, इस क्वेश्चन में -1020, 941.6 आ रहा है भाई, ग्राम। ठीक है, बस अब इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अभी इस अपने पास जगह कम है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 0.8 डिवाइड बाय 941.6। एक सेकेंड, 941.6 और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, क्योंकि ग्राम में था ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.8 इंटू 1000 डिवाइड बाय 941.6, तो 0.849। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका 0.849, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे इंटीजर टाइप में है तो 9 आंसर, 0.84 को हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 हो जाएगा भाई इसका आंसर। हम्म, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था, तो हमने पहले क्या किया, मोलैरिटी से मोल्स देख लिए कि 0.8 मोल से 1 लीटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर आ गई। फिर हमने क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी थी हमें, उसने लिखा है साफ साफ। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास मास करना माइनस करना पड़ेगा, तो हमें सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट ए। एनिलीन पे उसने क्या डाला है, HNO2 और 0 से 5, ये डाइएजोटाइजेशन है आपको पता है। तो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट आपका बनेगा ये N2 + Cl- है ना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और फिर उसके बाद उसने डाला है Q+ क्लोराइड, Cu2Cl2 और HCl, तो N2 गैस निकाल देना बस ऊपर से। ठीक है, क्लोरोबेंजीन सैंड में रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा HCl। फाइनल प्रोडक्ट पूछा था इसमें, तो यही होगा आंसर। ठीक है, वाई वाई डज ऑक्सीजन शोज एनोमलस बिहेवियर। ठीक है, अच्छा ऑप्शन देखते हैं। एनोमलस बोलते हैं थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर बाकी अपने ग्रुप मेंबर से। लार्ज साइज, नहीं लार्ज साइज तो होता ही नहीं है, स्मॉल साइज होता है सेकंड पीरियड का एलिमेंट। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बात ठीक है, लेकिन लार्ज साइज नहीं होता। दूसरे में कह रहा है स्मॉल साइज स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बात तो सही है कि स्मॉल साइज है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई होती है, तो ये भी नहीं हो सकता।
स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये आंसर होगा भाई। डी ऑर्बिटल भी नहीं होता, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, थर्ड पीरियड से स्टार्ट होगा डी ऑर्बिटल। तो आपको स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो चौथा ऑप्शन तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आंसर हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और साइज स्मॉल होता है। ठीक है, चलिए। और बताओ, किसी के पास और क्वेश्चन हो तो और भेजना। आई गेस ये देखते हैं, शायद लास्ट है, ये शायद एक क्वेश्चन और है। जस्ट अ मिनट, मैं चेक करता हूँ। हाँ, ये लास्ट है। ओके, चलो, तो समझ आ गए होंगे, आई होप सबको समझ आ गए होंगे। ठीक है, वीडियो को प्लीज शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ये इससे पहले ये मैंने 29th के कराए हैं, 27th के कराए हैं आपको सेकंड शिफ्ट के। ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ तक थे आपके, इससे पहले 27th फर्स्ट शिफ्ट के, वो दूसरी वीडियो में देख लेना। ये 27 सेकंड शिफ्ट और 29 सेकंड शिफ्ट, 30th के जैसे ही मिलते हैं मैं करा देता हूँ। तो जिनका एग्जाम 1 फरवरी को है, वो प्लीज इस वीडियो को देख के जाना, इससे बहुत हेल्प मिलेगी, उसको समझ आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम। चलो, तो वीडियो को शेयर करते रहना। टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है।